चलो तो करें शुरू। हाँ, तो दोस्तों गुड इवनिंग। हम अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज बात करने वाले हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, जो अपना सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये सर्वे करवाए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। क्यों करवाए जाते हैं, कितने सालों से होते हैं, कौन करता है और इस करने से क्या फायदा हो जाएगा, पहले इन सब बातों के जवाब जान ले और उसके बाद इस सर्वे के बारे में बात करें। तो इन सर्वे की शुरुआत हुई सन 1992-93 से। क्या जरूरत महसूस हुई? जरूरत यह महसूस हुई कि अपने देश में जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके देखें, अलग अलग फैमिलीज से पूछें कि उनको जो हेल्थ की स्कीम है उनका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे उनके घरों में जो बच्चे हो रहे हैं वो बच्चे घरों में हो रहे हैं या हॉस्पिटल में हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? संस्थागत प्रसव या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जो बच्चा हो उससे पहले जो गर्भवती महिला है उसकी देखभाल के लिए सरकार ने जो स्कीम चला रखी है उनका फायदा उस महिला को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फ्री में फोलिक एसिड, आयरन की गोलियां उस महिला को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद जब बच्चा हुआ तो उसको जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, इंद्रधनुष कार्यक्रम, उसके टीके उसको मिले कि नहीं मिले। किसी फैमिली के अंदर महिलाओं की पोजीशन कैसी है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। उन महिलाओं के पास डिजिटल एक्सेस है क्या, मतलब वो मोबाइल वगैरह का यूज करती है क्या। हालांकि ये बात अलग है कि आजकल महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत बहुत सारी महिलाएं न केवल डिजिटल माध्यम का यूज करती है बल्कि रील बनाने में भी पुरुषों से आगे है। ये भी एक महिला सशक्तिकरण का या डिजिटली जो उपकरण चल रहे हैं उनका पैरामीटर हो सकता है। तो ये देखना, फिर उनके बैंक अकाउंट है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास है क्या। इस तरीके से ब्रॉडर लेवल पर हम स्वास्थ्य के, इकोनॉमी के सबके सैंपल लेंगे तो उससे क्या मिलेगा? सरकार के पास एक बहुत बड़ा डाटा इकट्ठा होगा जो देश के अलग अलग जिलों, अलग अलग क्षेत्रों का होगा। उससे क्या होगा? एक तो सरकार को यह पता करने में मदद मिलेगी कि उसकी जो पहले से पॉलिसी प्रोग्राम चल रहे हैं वो कितने इफेक्टिव, प्रभावशाली हैं, ग्रास रूट लेवल पर वो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। दूसरा क्या फायदा होगा? उस एग्जिस्टिंग प्रोग्राम पॉलिसी में कोई कमी है तो उसकी जगह पर नया पॉलिसी प्रोग्राम चलाया जाए ताकि लोगों का जीवन और बेहतर किया जा सके, अच्छा किया जा सके। ठीक है, तो पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992-93 के आसपास किया गया। फिर ऑन एन एवरेज 6-7 साल से किया गया। दूसरा किया गया 99 के आसपास, तीसरा किया गया 2005 के आसपास, चौथा किया गया 2015 में, और फिर जो वो पांचवा किया गया 2019 से 21 के बीच, अभी छठा किया गया है। और जो छठा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया है वो किया गया 2023-24 के दौरान। और उस 23-24 के दौरान जो सर्वे किया गया उसके डाटा अभी रिलीज किए गए हैं। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो अब ये जो डाटा जारी किए गए हैं वो कौन से नंबर के फैमिली हेल्थ सर्वे के हैं? छठे नंबर के फैमिली हेल्थ सर्वे। इन डाटा को हम अपनी मेंस की परीक्षा में काम में ले सकते हैं। वुमेन के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें कोई आंसर लिख रहे हैं, उसमें तो ये डाटा अपने अलग अलग जगह पर काम में आएंगे। दूसरा, प्रीलिम्स में, आरएएस के अंदर या कोई दूसरे एग्जाम में बिल्कुल डाटा बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितनी है, बच्चों में लो बर्थ वेट कितने हैं, एवरेज हाइट से कम कितने हैं, या फिर और कोई पैरामीटर है, उनके परसेंटेज वाइज डाटा हमसे पूछ सकते हैं। या फिर यह भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान की क्या पोजीशन है, नेशनल सर्वे और राजस्थान की जो रैंकिंग है उन दोनों में कंपैरिजन करा के भी सवाल बन सकते हैं। तो कुल मिला के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण ये डाटा, ये आंकड़े अपने लिए बनते हैं और इसलिए हम इनको बात करें। तो ये करवाया तो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किया किसने? एक इंस्टीट्यूट है, इस पोस्टर में भी उसका नाम लिखा हुआ है, मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, मुंबई में है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करता है। तो पहला सवाल तो अपने को यही मिल गया कि कौन सी इंस्टीट्यूट है जो ये सर्वे करती है, फैमिली हेल्थ सर्वे का। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, पहला सवाल तो ये बन गया।
अब उसके आगे वाली बिंदु अगर अपन देखें तो इसकी अवधि जो छठे नंबर का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया उसकी अवधि 2023-24 है। ठीक है। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी जिसने सर्वे किया वो कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, मुंबई में है। कितने जिले इसने कवर किए छठे फैमिली हेल्थ सर्वे में? 715 जिले। इन जिलों के कितने परिवार इसमें कवर हुए? 6.79 लाख परिवार। यानी कि केंद्र सरकार के लिए और राज्यों की सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा डाटा आ गया इनके पास। अब इससे क्या क्या पैरामीटर थे जिनके आधार पर यह सर्वे किया गया? पॉपुलेशन में हेल्थ के रिलेटेड जो स्कीम है उनका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ओवरऑल हेल्थ कैसी है? न्यूट्रिशन से संबंधित जो पोषाहार, आंगनवाड़ी जो स्कीम है उनका फायदा मिल रहा है कि नहीं, या न्यूट्रिशन की कंडीशन कैसी है? परिवार कल्याण यानी कि फैमिली वेलफेयर की जो स्कीम है उनकी, और इसके अलावा जिला स्तर पर अनेक जो सरकार की योजनाएं चल रही है उनका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, कितने लाभार्थी हैं, कितने बोगस हैं, उन सब के बारे में जानकारी इस सर्वे से अपने को मिले। अब एक एक करके अपन उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम लायक जो अपने इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इनमें से उनकी बात करते हैं अपन। उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ मैटरनिटी, यानी कि महिलाओं का जो बच्चों को जन्म देने वाला जो पीरियड होता है वो कितना सुरक्षित है। मतलब बच्चे को कंसीव करने से लेकर डिलीवरी और डिलीवरी के बाद बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितनी महिलाओं को, तथा माता और बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम चल रही है उनका कितना इफेक्ट आया, उसके ऊपर बात हो रही है। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट डाटा अपने को यह पता लगा कि एंटीनेटल केयर यानी कि गर्भ से पहले जो बच्चा गर्भ में होता है उस समय पर जो महिलाओं की देखभाल की जाती है उसको क्या कहते हैं? एंटीनेटल केयर या प्रसव पूर्व देखभाल, जिसमें खाने से लेकर के फोलिक एसिड, आयरन, ऐसी दवाएं वगैरह जो आंगनवाड़ी केंद्रों से या प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मिलती है, उनकी लाभार्थी कितनी महिलाएं हैं? तो जो सर्वे में शामिल हुई उनमें से 95.9% महिलाएं जो ग्राम लेवल तक हैं उनको ये एंटीनेटल केयर का लाभ मिलता है। दूसरी बात कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब बच्चे का जन्म घर में हुआ या नजदीक के हॉस्पिटल में हुआ, अगर हॉस्पिटल में होता है तो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है, और घर में होता है तो बच्चे के डेथ के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसमें जो अपना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नंबर था उसमें था 88.6% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वो अब बढ़ के हो गई है 2% के आसपास इजाफा इसमें हुआ है, 90.6% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। तो ये संस्थागत प्रसव यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में। उसके बाद में जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, गर्भावस्था काल, उस दौरान मिनिमम 100 दिन या उससे भी अधिक समय तक महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड, क्योंकि जब डिलीवरी होती है उस टाइम पर ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस होता है तो एनीमिया की समस्या होती है। एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए जो दवाएं दी जाती है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट। तो 100 दिन या उससे ज्यादा टाइम के लिए कितनी महिलाओं को फोलिक एसिड और आयरन की दवाई प्राप्त हुई? तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 5वें नंबर में 44.1 था वो भी बढ़कर 10% के आसपास 54.9% हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ इसमें, है ना। तो ये हुआ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और सेफ मदरहुड एंटीनेटल केयर, उनसे संबंधित डाटा। फिर उसके बाद में जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद में जो है वो उसको वैक्सीन या टीका कितने मिले, पहले टीका की बात कर ले अपन, सीधा फ्लो में चले अपन। तो बच्चों को टीकाकरण जो है उसमें भारत सरकार ने इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया है, और अलग अलग बीमारियों के लिए टीका, बीसीजी से लेकर डीपीटी से लेकर के रोटा वायरस से लेकर अनेक प्रकार के टीका लगाए जाते हैं। तो जो अपना टीकाकरण का कार्ड बनाया जाता है हर बच्चे का, नजदीक के पीएचसी में एक महीने के निश्चित दिनों में जाके वो टीका लगा सकते हैं। तो 12 से 23 महीने के जो बच्चे हैं उनका संपूर्ण टीकाकरण कवरेज कितने बच्चों का है? तो वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 5 नंबर में 83.8 था, उससे बढ़कर अब इसमें 4% के आसपास बढ़ोतरी हुई है, 87.1% हो गई है। दूसरा, जो बच्चों को टीकाकरण हो रहा है, जिन बच्चों फैमिली का सर्वे किया गया, अब वो वैक्सीनेशन 2 तरीके से करा सकते हैं। एक तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर से, और एक सरकार के द्वारा जो पीएचसी पे वैक्सीनेशन उपलब्ध है उससे। तो इसमें एक चीज समझ में आई कि ज्यादातर लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, संपन्न हो, जैसे भी हो,
उनमें से ज्यादातर ने बच्चों का वैक्सीनेशन चुना सरकारी हॉस्पिटल्स को। तो इसमें 95.6% जितने बच्चों का सैंपल लिया गया उनमें से 95.6% बच्चे सरकारी जो है वो जो सुविधा है टीके की उसके थ्रू उनको टीका लगाया गया। प्राइवेट के पास जाने वालों की संख्या बहुत ही कम रही। अब उसके बाद में हम बात वापस से करें जो अपनी फर्टिलिटी रेट है। फर्टिलिटी रेट क्या होती है? जन्म दर जिससे नए बच्चे पैदा होते हैं। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो भारत की कुल प्रजनन दर जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 के आसपास आ गई, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में भी 2.0 ही थी। देखिए जो विकासशील देश होते हैं उसमें ये जो लिख रखा है ना TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको रखा जाता है 2.1। इसका मतलब क्या होता है कि दो लोग मिलकर के, एक माता एक पिता, दो बच्चे पैदा करते हैं। तो इसका मतलब इनकी मृत्यु होगी तो इनकी जगह पर ये दो बच्चे, फिर इनकी मृत्यु होगी तो इनकी जगह पर दो बच्चे, तो ये कहलाता है जो वो रिप्लेसमेंट रेट। लेकिन भारत जैसे देश में या दूसरे विकासशील देशों में वैसे रिप्लेसमेंट रेट यानी कि जितनी मृत्यु उतने ही जन्म, वो 2.0 होता है। बट एडिशनली 0.1 जो है वो एक तरीके से बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पे काम में लिया जाता है, इसलिए टोटल फर्टिलिटी रेट को माना जाता है 2.1%, है ना। 2.1% यानी कि जन्म और मृत्यु के साथ में 0.1% एक्स्ट्रा साथ में लेकर चला जाता है। अब भारत की जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी हो गई है? 2.0। 5वें नंबर में भी 2.0 था। इसमें अगर देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है और शहरी क्षेत्रों में 2 से नीचे चली गई। मतलब शहरी क्षेत्रों में जितने लोगों का जन्म हो रहा है उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी कि मर ज्यादा रहे और जन्म कम ले रहे। तो फिर ये जनसंख्या कहां बढ़ रही है भैया? जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? शहरों में लोग समा क्यों नहीं रहे, बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? गांव वाले लोग शहरों में आ जा रहे हैं, ज्यादा माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, इस वजह से शहरों का आकार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है? ये एवरेज शादी की एज लेट हो रही है। दूसरा फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यू है, लाइफस्टाइल वाली भी है, और बहुत सारी दूसरी सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ले देखिए अब ये क्वालिटी लाइफ के ऊपर शिफ्ट हो गया कि ज्यादा बच्चे पैदा करने की बजाय कम बच्चे पैदा करो, उनको क्वालिटी लाइफ दे पाओ तो ज्यादा बढ़िया। अब मुंबई जैसे शहरों में तो युवा जो है वो शादी करना ही पसंद नहीं कर रहे। मेरा जन्म हुआ है, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं मौज उड़ाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, मेरे को किसी के नाती पोते दोहितों के लिए कोई भी पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा नहीं करूंगा, मैं खुद पैसा कमाऊंगा और खुद मौज उड़ाऊंगा। पहले क्या थी? असुरक्षा। भाई जवानी जब तक है तब तक मौज उड़ा लोगे, बुढ़ापे में कौन देखेगा? तो जगह जगह पर ओल्ड एज होम खुलने लग गए। जवानी के दौरान पैसे कमाओ, खूब सारे 2-3 करोड़ रुपए जमा करा दो, और जमा करा दो उनको, पहले ही अपना फ्लैट बुक करा लो, वो कॉलोनी बुड्ढों की ही है, वहां पर डॉक्टर दवाई वगैरह सब व्यवस्था है, किसी नाती पोते की जरूरत नहीं है, और न्याल भी नहीं कर रहे। डोगरे डोगरी को साइड में खाट पे बिठा देते हैं, सुनते ही नहीं है बात। तो इसलिए मन उब गया कि हम पैसा कमाएंगे और हम ही पैसा उड़ा के नाती दोहितों की चिंता हम नहीं करेंगे। इसलिए फर्टिलिटी रेट शहरी क्षेत्रों में, यह प्रकाश धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है, ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हम जो सोच रहे थे ना कि अभी तो भारत की पॉपुलेशन 144 हुई है, मोमेंटम तो अभी बाकी है, पीक आना अभी बाकी है, 175 पे पहुंचेंगे और फिर 175 से आगे जाएंगे। मुझे लगता है कि वो पीक पहले ही आ चुका है, अब घटनी शुरू हो जाएगी, है ना, घटनी शुरू। डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे विषय, बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है, बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। जो मेनली पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए फैक्टर होते हैं उसमें 3 चीजें या 4 चीजें मानी जाती है। एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कितना हो रहा है, दूसरा एंटरटेनमेंट के साधन कितने हैं, एजुकेशन की, पॉवर्टी की, हेल्थ केयर की, ये सब सुविधाएं कितनी है, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्टिलिटी रेट क्या रहेगी। एक तो ये रील वाला कल्चर, मोबाइल एंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। ये बाकायदा एक इंडिकेटर के तौर पे उसमें समझाया जाता है। चलो उसके बाद में जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज है वो बढ़ रहा है, इसी वजह से ये पॉपुलेशन रेट गिर रही है। पहले कितना था? फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 66.7, इससे बढ़ गया है अब 69.1% हो गया है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज भी बढ़ गया है। उसके बाद में बाल पोषण के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट होता है। जब रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, फूड
एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर जो वो बच्चों के विकास से संबंधित या न्यूट्रिशन के या बैलेंस डाइट से संबंधित एक सर्वे जारी करती है, और उस सर्वे के आधार पर देशों की रैंकिंग होती है, इंडेक्स होता है, और उसको बोलते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। और उस वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान बहुत नीचे जाता है। इनफैक्ट कई बार श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से भी नीचे चले जाते हैं और हम तिल मिला जाते हैं, कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जब वो इंडेक्स आता है तो एक चीज समझनी चाहिए कि हमारे यहां पर भोजन की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये बना रखा है, 2013 में बन गया था, खाना सबको, लेकिन बैलेंस डाइट उसकी कमी है। और बैलेंस डाइट की कमी के चलते जो छोटे बच्चे हैं उनमें उम्र के साथ में हाइट नहीं बढ़ना, जितनी एज है उस हिसाब से हाइट नहीं बढ़ना, और दूसरा वजन नहीं बढ़ना। ये दो मेन चीजें हैं। हाइट का कम रहना कहलाता है स्टंटिंग। क्या कहलाता है? स्टंटिंग, बोनापन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनापन कहते हैं। इंग्लिश में शब्द होगा भी इसके लिए, बोनापन, स्टंटिंग। तो अपने एक तो समस्या है स्टंटिंग की, और दूसरी अपनी समस्या है वेस्टिंग की, लो वेट होना, वेस्टिंग। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग दो पैरामीटर हैं जो अपना खेल बिगाड़ देते हैं उस रैंकिंग में, है ना। ओवरऑल ऐसा नहीं कि भारत में लोग भूख से मर रहे हैं या तकलीफें, भूख वगैरह कुछ नहीं है, बस बैलेंस डाइट की कमी है उसके चलते। तो अब ये दोनों पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बच्चों के पोषण से संबंधित देखा गया कि 5 साल से कम आयु के बच्चों में जो बोनापन, पहले अपना 5वां सर्वे था उसमें 35.5 था, ये घटकर कितना हो गया? 29.3। अच्छी बात है। इसके बाद जो कम वजन वाली समस्या है, दुबलापन, वो इसमें 7.7 था, अब वो कितना हो गया है? 5.2, ये भी घट गया है। इसके बाद में ऊंचाई के हिसाब से वेट, जो हाइट और वेट का रेशियो है उस हिसाब से देखा जाए इम्बैलेंस, तो पहले 7.7% बच्चों में था, अब ये घट के 5.2% बच्चों में हो गया है। जो ओवरऑल लो बर्थ वेट, लो वजन है 5 साल से कम बच्चों में, वो है 32.1% बच्चों में पहले था, अब वो घट के 1% के आसपास, उसमें भी एक से थोड़ी सी कम घटोतरी उसमें भी हुई है, 31.8% है। अगर ये पूछे कि भाई जो है वो वेस्टिंग कम हुई है या ज्यादा, तो कम हुई है। स्टंटिंग कम हुई है ज्यादा या कम हुई है। और बॉडी का हाइट और वेट के हिसाब से रेशियो है वो भी उसमें अच्छे सुधार है। उस दौरान जो है वो हम देखें तो 6 महीने से कम बच्चे, 6 महीने से छोटे बच्चे जो है उनमें से 95.6% बच्चे अपनी मां का दूध पी रहे थे, स्तनपान कर रहे थे। यह भी छोटे बच्चों की हेल्थ का एक पैरामीटर होता है, इंडिकेटर होता है कि कितने महीने तक किसी बच्चे ने अपनी मदर का मिल्क फीड किया है। तो ये भी एक अच्छा खासा नंबर है, क्योंकि विदेशों में दूसरी जगहों पर देखेंगे तो जनरली बहुत जल्दी मदर जो होती है वो अपने बच्चे को फीड कराना बंद कर देती है। तो ये 95.6% जो है वो फीड के हिसाब से अपने को मिला। उसके बाद महिलाओं की स्थिति आई। अब जो अपन मजाक में बात कर रहे थे, महिलाओं से संबंधित जो है वो महिला सशक्तिकरण और उनका फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, वित्तीय संस्थाओं तक कितनी पहुंच हुई। तो इस सर्वे में पता लगा कि जो इंटरनेट का यूज करने वाली महिलाएं हैं वो फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 33.3% थी, ऑलमोस्ट डबल हो गई, दुगना हो गई। मैं बता रहा था, इसलिए जो है वो विभिन्न प्रकार के या तो रील देखनी है, रील बनानी है, या विभिन्न प्रकार के जो है वो इंटरनेट के माध्यम से चीजें एक्सेस करनी है। दूसरा, वो महिलाएं जिनका सेविंग अकाउंट या बचत खाते या किसी प्रकार से खुद का यूपीआई वगैरह पेमेंट रिसीव करना या करना, उसमें देखा जाए तो पहले 5वें नंबर के सर्वे में 78.6% थी, वो बढ़ के अब 90% से सिर्फ 89% हो गया है। दूसरा, मोबाइल फोन का यूज करने वाली महिलाओं की संख्या 53.9% से बढ़कर 10% की बढ़ोतरी 63.6% हो गया। 15 से 24 वर्ष की एज की महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान हाइजेनिक जो पैड मिलते हैं या सैनिटरी पैड मिलते हैं या एकदम साफ सुथरे तरीके से मेंस्ट्रुअल पीरियड को जो हैंडल करती हैं, उनकी संख्या फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 70.6 थी, 77.6 थी, यह बढ़कर 2% की बढ़ोतरी इसमें भी हुई है, 79.2% हो गई है। अब उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में भी बढ़े। जो पहले परिवारों के स्तर पर हेल्थ इंश्योरेंस कराए जाते थे, वो जो सर्वे में आए थे परिवार, वो 41% से बढ़कर बहुत बड़ी छलांग लगाई है, 60.2% हो गए हैं। तो ये डाटा अपने लिए काम के हैं। अब उसके बाद में हम बात करें राजस्थान में, जो नेशनल लेवल की रैंकिंग आई उससे राजस्थान की क्या तुलना है, आरएस के हिसाब से ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अब टोटल फर्टिलिटी रेट नेशनल लेवल पर 2.0 हो गई, राजस्थान की कितनी है? 2.1% है। अच्छा, 5वें नंबर के सर्वे में कितनी थी? दुनिया की जनसंख्या घट रही है, राजस्थान की जनसंख्या बढ़ रही है, अपने वाला उल्टा ट्रेंड है। अच्छा, उसके बाद देखो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल लेवल पर कितनी थी? 2.1, अपनी कितनी है? 2.2। और ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल सॉरी शहरी क्षेत्रों में 1.6, अपनी कितनी है? 1.7। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अगर देखा जाए तो अगर पूरे अपने इंडिया के लेवल पर देखोगे तो कितनी थी? जो संस्थागत प्रसव है 95 पॉइंट, सॉरी ये 90%, 19.6% पहुंच गए हैं। और राजस्थान में 2% कम है, 94.1%। 94.1% से, सॉरी ये 5वें सर्वे के डाटा है, और इससे बढ़कर 0.8% की इसमें वृद्धि हुई है और 94.9% पहुंच गए। उसके बाद में अपना वैक्सीनेशन कार्ड के आधार पर जो देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो बच्चों का कवरेज 5वें नंबर के सर्वे में था 85.3%, और अभी ये कम होकर कितना हो गया है? 75%। 10% की कमी आई है, ये एक बहुत बड़ी बात। 5 साल के बच्चों में स्टंटिंग देखे, यानी कि बोनापन देखे, तो पहले वाले सर्वे में 31.8 थे, अब यहां पर अपने भी नेशनल के हिसाब से घटे 2%, 29.6 हो गए हैं। अगर वजन और हाइट का हिसाब से, सॉरी वजन और हाइट के हिसाब से देखें ओवरऑल कमजोरी, तो 7.6 से ये भी घटकर कितनी हुई है? 6.4। और 5 साल से कम आयु के बच्चों के वजन लो वेट का हिसाब से देखें तो 27.6 से बढ़कर ये कितनी हो गई है? तो इसका मतलब अपने को डाटा याद रखने लायक क्या है? लो वेट वाले बच्चों की संख्या अपने यहां पर बढ़ी है ना। दूसरी जो है वो अपने यहां पर देखें तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समस्या जो है वो घटी है। वैक्सीनेशन पहले 5वें सर्वे में 85.3 था, ये अपने घट गया है। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में नेशनल लेवल से अपना एवरेज कम है। तो ये कुछ ट्रेंड हैं जो राजस्थान के अंदर अपने को, फर्टिलिटी रेट नेशनल एवरेज से अपनी ज्यादा है। तो ये चीजें अपने लायक, एग्जाम लायक बनती है, इसके ऊपर अपने को खास ध्यान रखना चाहिए। ये डाटा अपने राजस्थान के हैं। अब अपन इससे रिलेटेड सवाल सोल्व करें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। क्या यह मुंबई में है क्या? भारत की कुल रिप्लेसमेंट रेट 2.0 दर्ज की, जो प्रतिस्थापन दर से कम है। रिप्लेसमेंट रेट कितनी होती है? 2.1% होती है। तो ये ठीक है क्या स्टेटमेंट? ठीक है। उसके बाद NFHS 6 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों का प्रतिशत 50% से कम है। कितने हो गए? पहले कितना था? अब इतने एकदम लंबी छलांग लगी है बड़ी, तो ये बात भी जो है वो गलत है। उसके बाद में NFHS 6 के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाले की महिलाओं की 60% से ज्यादा हो गई है। बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट में टाइप करें। एक और सवाल करते हैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान की कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राजस्थान में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एवरेज से कम है। पूर्ण टीकाकरण राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कम हुआ है अपने तो, कम हुआ, 10% कम हो गया। नेशनल लेवल पर अगर आप टीकाकरण देखोगे तो कितना है? 83% से बढ़कर के कितना हो गया? 87%, अपने 75 पे आ गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अल्प वजन की व्यापकता बढ़ी है। अंडरवेट की समस्या बढ़ी है कि घटी है? अंडरवेट की समस्या बढ़ गई है। 27% से बढ़कर कितनी हो गई है? 33%। तो कौन सा ऑप्शन होगा? है? है? ऑप्शन सही सेट नहीं हुआ है।
दूसरा ठीक है। राष्ट्रीय औसत से अधिक कैसे है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अपने यहां? और नेशनल लेवल पे कितनी है? 90.6 है ना? हाँ, ये पॉइंट में फर्क आया बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? है ना? ठीक है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट डाटा कुछ लेके आए। अपने एग्जाम में जो सब्जेक्टिव सवाल होंगे वहां पर महिला सशक्तिकरण के टाइम पर हम इन डाटा को यूज कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं उसमें इस तरीके के सवाल कॉम्बिनेशन बना सकता है। इतना ही पढ़ेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, जब हम अपना मैराथन 15 दिन वाली क्लास लेकर आएंगे उससे पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो अपनी मेन बिल्डिंग में 1 नंबर कमरे में वो क्लास होगी, टाइमिंग और वो सब चीजें उसमें मेंशन होगी, तो उस दिन आ सकते हैं वो सभी बच्चे। अभी भी खूब सारे बच्चे आते हैं और जो मेन बिल्डिंग के आसपास रहते हैं वो ऑफलाइन इस क्लास को देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।